अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे कोरोना वायरस का। मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 625 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 8,877 हो गई। 2,98,055 मरीज वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सजाद काज़मी से। जी सजाद काज़मी, बताइए क्या तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल, कोरोना के केस में दोबारा से इजाफा होना शुरू हो चुका है। साथ ही संवाद की जो शरह है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो पिछले 24 घंटों के हवाले से देखी जाए तो पिछले 24 घंटे में 625 नए केसेस जो है अब वो कन्फर्म हुए मुल्क भर से। इसी तरह देखा जाए 24 घंटे में 15 अमवात जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। अब तक जो मजबूत अमवात हुई है वो 6,499 हो चुकी है। जबकि जो फाल केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है, जैसे जैसे केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। 8,877 केसेस हैं जो कि मुल्क भर में सबकी एक्टिव है और मजबूत तौर पर देखा जाए केसेस 3,13,433 तक जा पहुंचे हैं। 24 घंटे में 558 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त की है, जिसके बाद मजबूत जो तादाद है सेहतयाब होने वाले मरीजों की वो 2,98,055 तक जा पहुंची है। इस वक्त भी 4 नए मरीज जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में तशवीशनाक हालत में मुब्तला है। इस तरह देखा जाए केसेस के हवाले से सिंध में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जहाँ से 1,35,406 केसेस की कंफर्मेशन हो चुकी है। पंजाब से 99,489, खैबर पख्तूनख्वा से 37,811, बलूचिस्तान में 15,281 केसेस जो है अब तक तस्दीक हो चुकी है। वफाकी बदलूमत से भी देखा जाए तो 16,611 केसेस सामने आ चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान से 3,787 और आजाद जम्मू कश्मीर से 6,731 केसेस की जो है तस्दीक अब तक हो चुकी है। अब मुल्क भर में 35,40,476 मजबूत तौर पर तशखीस की तस्दीक जो है किए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद जिला जनूबी में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी ने लॉकडाउन के नफाज और पाबंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल लाइन सब डिवीजन में रिहायशी अपार्टमेंट, सब डिवीजन सदर में स्मार्ट लॉकडाउन आइंदा 15 रोज के लिए नाफिज किया जा रहा है। सदर सब डिवीजन में अस्करी 3 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। लॉकडाउन वाले इलाकों में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले, ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल की डबल सवारी और हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी, जबकि सिर्फ मेडिकल स्टोर और राशन की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि लॉकडाउन वाले इलाकों में शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी, जबकि घरों से बाहर निकलने वाले शहरियों को बगैर मास्क निकलने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी जानिब SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्लिफ्टन में रेस्टोरेंट को सील भी कर दिया गया है। एक रोज कबल कराची के जिला गरबी को एक ही यूसी से 22 अफराद में कोरोना की तस्दीक के बाद मुख्तलिफ अजला में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। कराची में कोरोना के वार फिर तेज। कराची की जिला जनूबी में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। जिला जनूबी में स्मार्ट लॉकडाउन का हुक्मनामा जारी किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। जी अता हुसैन, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची के 48 मुकामात पर 2 हफ्तों के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। जिन इलाकों में ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है उनमें जो है नॉर्थ कराची के 4 मुकामात हैं, नॉर्थ नाजमाबाद के 21 मुकामात, लियाकताबाद के 9 और गुलबर्ग के 12 मुकामात हैं, जबकि क्लिफ्टन और डिफेंस फेज 8, सदर, सिविल लाइन पर भी जो है वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया गया है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के मुकामात पर जो है वो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको मास्क पहनने की ताकीद की गई है, जबकि इस लॉकडाउन के जो मुकामात हैं उन पे कारोबार बंद रखने के अहकामात भी दिए गए हैं, जबकि मेडिकल स्टोर और जरूरी अशिया की दुकानें मखसूस टाइमिंग में खोलने के अहकामात दिए गए हैं। इसके अलावा अगर दूसरी जानिब हम बात करें तो SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर शहर के मुताबिक रेस्टोरेंट्स को जो है वो सील भी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह मास्क न इस्तेमाल करने को करार दे दिया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना केसेस में इजाफे की वजह मास्क का इस्तेमाल न करना है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है, लिहाजा शहरी वायरस से महफूज रहने के लिए मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें।
अमरीकी सदर ट्रंप की मुआविन होप हिक्स में कोरोना की तशखीस हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करंटीना में चले गए। मुआविन में वायरस की तशखीस के बाद ट्रंप और खातून अव्वल ने भी कोरोना टेस्ट करा लिया। मैंने कोरोना टेस्ट करा लिया है, रिपोर्ट का इंतजार है। अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया है, मुआविन होप हिक्स ने एक हफ्ता पहले ट्रंप के साथ हवाई सफर किया था। मैं और खातून अव्वल टेस्ट के नताइज के मुंतजर हैं, ऐसा ट्रंप का कहना है, जो उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा। अमरीकी सदर ट्रंप की मुआविन होप हिक्स में कोरोना की तशखीस हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करंटीना में चले गए हैं। मुआविन में वायरस की तशखीस के बाद ट्रंप और खातून अव्वल ने भी कोरोना टेस्ट करा लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजीद जब रिपोर्ट आएगी तो तब पता लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया कि मैंने कोरोना टेस्ट करा लिया है, रिपोर्ट का इंतजार है। मुआविन ने एक हफ्ता पहले ट्रंप के साथ हवाई सफर किया था। मैं और खातून अव्वल टेस्ट के नताइज के मुंतजर हैं। कोरोना कवायद की खिलाफ वर्जी पर बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मार्गरेट को मुअत्तल कर दिया गया है। कोरोना वायरस के अलामात के बावजूद मार्गरेट फेरियर ने स्कॉटलैंड से लंदन का सफर किया और पार्लियामेंट में बहस में हिस्सा लिया। मुअत्तल रुकने पार्लियामेंट ने अपने अमल पर मुआफी मांग ली। बरतानवी वजीर आजम के वालिद स्टैनले जॉनसन की भी बगैर मास्क लगाए लंदन में शॉपिंग करते हुए तस्वीर सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बगैर मास्क के मकामी अखबार में तस्वीर के अशात पर स्टैनले जॉनसन ने माजरत कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने मास्क न पहनने पर 200 पाउंड जुर्माना आयद किया हुआ है। और अब आपको बताएंगे कि सिंध में पहली बार पूरे मौसम सरमा सीएनजी स्टेशंस बंद रखने का फैसला। 15 अक्टूबर से तमाम सीएनजी पंप्स को गैस की फराहमी बंद करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। सिर्फ एलएनजी पर चलने वाले पंप्स खुलेंगे। मुकामी गैस स्टेशंस पर सीएनजी स्टेशंस 15 फरवरी से खोलने का मंसूबा बनाया गया है। सिंध में पहली बार पूरे मौसम सरमा सीएनजी स्टेशंस बंद रखने का फैसला किया गया। अक्टूबर से तमाम सीएनजी पंप्स को गैस की फराहमी बंद करने का मंसूबा तैयार किया गया। सिर्फ एलएनजी पर चलने वाले पंप्स खुले रहेंगे। मुकामी गैस पर सीएनजी स्टेशन 15 फरवरी से खोलने का मंसूबा बनाया गया है। गैस बहरान ने सनअती शोबे को भी शदीद मुतासिर कर दिया। साइट एसोसिएशन सनअतकार भी गैस की किल्लत की वजह से परेशान हो गए हैं, जिनका कहना है कि गैस न मिलने की वजह से सनअतें बंद हो रही हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर राना। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सदर अब्दुल हादी का कहना है कि गैस न मिलने की वजह से सनअती पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। शिपमेंट्स लेट हो रही हैं और ऑर्डर्स मनसूख हो रहे हैं। अगर गैस का बहरान हल न किया गया तो फिर मुल्की बरामदात बढ़ने के बजाय मजीद घटेंगी। अब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो नहीं मिलेगी, मेरा नहीं ख्याल कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो जाएंगे। रीज़न बीइंग कि जब तक यूटिलिटी आपको नहीं मिलेगी, आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो आप टाइमली शिपमेंट्स नहीं कर सकते। साइट एसोसिएशन के सदर ने कहा कि एक तो उन्हें गैस की मुस्तकिल सप्लाई नहीं मिल रही और फिर ऊपर से इसके निर्ख भी बढ़ा दिए गए, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक में गैस की कीमतें कम हो रही हैं। हुकूमत की जानिब से सर्दियों में गैस के मजीद सख्त बहरान का कहा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर सनतें बंद हो जाएंगी और मुल्क में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अगर इसी तरह ये मामला चलते रहे, और आज भी मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि सर्दियों में बहुत शदीद गैस का बहरान आने वाला है। सीनियर नायब सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज रियाजुद्दीन ने कहा कि हुकूमत एक जानिब तो आने वाले वक्त में कौम और सनअतकारों के लिए मुश्किल हालात की निशानदही कर रही है, तो दूसरी जानिब मुल्की बरामदात बढ़ने की भी तवक्को कर रही है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौम को और इंडस्ट्री को ऐसी मुश्किल हालात की निशानदही कर रहे हैं या वार्निंग दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये तवक्को कर रहे हैं कि जो दुनिया भर में कसाद बाजारी के बावजूद एक्सपोर्ट में कमी हुई है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाए, तो अमलन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। सनतें ही नहीं, गैस से हुकूमत की पहली तरजीह घरेलू और तिजारती सार्फिन भी महरूम हैं, जबकि सीएनजी सेक्टर को तो ताले ही लगने वाले हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि छुरियों के वार से 4 अफराद जख्मी भी हुए। कराची के इलाके नाजमाबाद पुल पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। डिफेंस मोड़ सिग्नल और बल्दिया हब रिवर रोड के करीब हादसात में कमसन समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब न्यू कराची में यूपी मोड़ के करीब झगड़ा हुआ। इस दौरान छुरियों के वार से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक वाकयात से मुतल्लिक तफ्तीश की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि छुरियों के वार से 4 अफराद जख्मी भी हुए।
एहतजाज सबका हक, कानून तोड़ा तो जेल मुकद्दर होगी। वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ और बानी मुत्तहिदा भारत के अलायकार नवाज शरीफ के बयानात को मुल्क कौम के खिलाफ खतरनाक साजिश करार दे दिया। कौम को खबरदार भी किया कि भारत गिलगित बल्तिस्तान में भी इंतशार फैलाने के दर पर है। ये भी कहा कि मुझसे कोई इस्तीफा मांगता है या पूछे बगैर कहीं हमला करता है तो उसे फारिग कर देता। नवाज शरीफ के खतरनाक खेल के पीछे भारत का हाथ है। पाक फौज न होती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो चुके होते। नवाज शरीफ से पूछा जाए उन्हें फौज से क्या मसला है। वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि न किसी नर्सरी से परवरिश पाई और न ही फौज से मसला है। नवाज शरीफ के बयानात और पसे पर्दा हकाइक सामने लाते हुए वजीर आजम का कहना था कि नवाज शरीफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और इसमें भारत पूरी मदद कर रहा है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें पाकिस्तान का वो डेमोक्रेट हूं जो किसी नर्सरी में नहीं पला, अपने पैर पे खड़े होके जीरो से शुरू करके मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूं। मुझे तो कोई फौज से प्रॉब्लम नहीं है। वजीर आजम ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि एक मुजरिम मुल्क से बाहर बैठकर साजिश कर रहा है, हम उसे वापस बुलवाएंगे। ऑपोजिशन के पास एहतजाज करने का हक है, कानून तोड़ा तो एक एक करके जेल में डाल देंगे। इस वक्त अगर हम इनका प्रेशर बर्दाश्त कर गए इन चोरों का, ये मुल्क एक वो मुल्क बनेगा जो इसने बनना था। ये सबसे तेजी से ऊपर जाएगा मुल्क। अगर हमने किसी किस्म का इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुल्क का एक मॉरल कोलैप्स होता है। देखें, मुल्क तबाह कभी भी चोरी से नहीं होता। मुल्क की जब अखलाकियात तबाह होती है, जब आप अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर देते हैं, जब इन चोरों को आप डेमोक्रेट्स कह देते हैं, जब इन चोरों के प्रेशर में आके आप इनसे डील्स कर देते हैं, तब मुल्क तबाह होता है। पाक वतन के खिलाफ भारतीय साजिश का जिक्र करते हुए वजीर आजम का कहना था कि भारत पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात और पाकिस्तान के उलमा को कत्ल कराना चाहता था। शुक्र है पाकिस्तानी एजेंसियों ने भारतीय साजिश पकड़ ली। हिंदुस्तान की इस वक्त कोशिश किया किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाए। ये हमें पहले 3 महीने से पता था कि इन्होंने शिया सुन्नी के अंदर पूरा इंतशार करने की कोशिश की। पहले इन्होंने फैसला किया था शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करवाएं, असैसिनेट करवाएं। वो अल्लाह का शुक्र है हमारी एजेंसी से पकड़ लिया सही टाइम पे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जमहूरी वजीर आजम हूँ, किसी की जुर्रत है कि मुझसे इस्तीफा मांगे। अगर DGISI मुझसे इस्तीफा मांगता तो मैं फारिग कर देता। नवाज शरीफ कहते हैं मुझे ISI के सरबराह ने कहा इस्तीफा दो, अगर मुझे कहता तो मैं उसी वक्त फारिग कर देता। उधर ये कहते हैं कि कारगिल में मुशर्रफ ने मेरे कहने के बगैर हमला किया, अगर मेरे कहने के बगैर आर्मी चीफ ऐसा करता तो उसी वक्त फारिग कर देता। ये सारा वक्त फौज को बुरा भला कहते हैं। वजह तो बताएं कि कहते क्यों। मैं अब प्रोग्राम देख रहा जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की, आप सीधे टेक ऑन करें उनको। मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। बाद में जब इनको फारिग हो गया तो कहते हमें पता ही नहीं था कारगिल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। अगर आप होते तो क्या करते? अगर मेरे पूछे बगैर कारगिल के ऊपर कोई आर्मी चीफ हमला करता, मैं उसको सामने बुलाता और मैं उसको सैक करता। वजीर आजम ने वाजे किया कि अब पाकिस्तानी फौज बदल गई है। मौजूदा हुकूमत और पाक फौज के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। ये लोग मुझ पर दबाव डालकर NRO लेना चाहते हैं। मैं इक्तदार छोड़ दूंगा लेकिन इनको NRO नहीं दूंगा। और वजीर आजम ने पार्टी क़यादत और तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। तर्जुमानों का इजलास शाम 4 बजे वजीर आजम ऑफिस में होगा। वजीर आजम इमरान खान इजलास में हुकूमती मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी क़यादत और तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। तर्जुमानों का इजलास शाम 4 बजे वजीर आजम ऑफिस में होगा। वजीर आजम इमरान खान इजलास में हुकूमती मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मुझे गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है, हमने जो रास्ता चुना तो पता था कि मुश्किलात आएंगी। मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया तो 10 लोग और हैं जो इस तहरीक को चलाएंगे। शाहिद खाका नबासी गिरफ्तार हुए तो राना सनाउल्लाह आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून मुस्तहिद है, वोट बैंक कम नहीं ज्यादा हुआ है।
جب آپ نے یہ راستہ اپنے لیے چنا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ یہ مشکلات آئیں گی. یہ راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. میرے والد کے سامنے مجھے گرفتار کیا. پہلی دفعہ میری والدہ جب بیمار تھی میں آئی, مجھے گرفتار کیا. مجھے اس کا کوئی خوف جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ہوتا تھا. مجھے ویسے پہلے دفعہ بھی نہیں تھا. میں گرفتار ہوتی ہوں, ہو جاؤں, میرے علاوہ بھی 10 لوگ اور گرفتار ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون کے پاس کارکنوں کی اور جان بازوں کی کمی نہیں ہے. مریم نواز گرفتار ہوگی تو شاہد خاقان عباسی آ جائے گا. شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوگا تو رانا ثناء اللہ آ جائے گا. مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو آپ گرفتار کرتے کرتے تھک جائیں گے, ان کے کارکن ختم نہیں ہوں گے. نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے پر حکومت نے اپنی غلطی تسلیم کر لی. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اقدامات کا آغاز کیا ہے, ان کو باہر بھیجنا ہماری غلطی تھی. نواز شریف آج کل ملکہ جذبات بنے ہوئے ہیں. جلد نواز شریف کو واپس لایا جائے گا, پھر انہیں عدالت میں یہ تقریر کرنی چاہیے. موٹر وے ہم نے ہر چیز بنانے کا پتا ہے. اگر نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے اپارٹمنٹ ہم نے کیسے بنا لیے. اگر نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ 32 کمپنیاں کیسے بچوں کے نام کے اوپر بن گئی. آپ جس طریقے سے لندن میں ہیں, جلد آپ پاکستان آپ کو واپس لایا جائے گا اور آپ عدالت میں یہ تقریر کریے گا. اور جو اس وقت مجھے امید ہے کہ جنہوں نے باہر بھیجا ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ غلطی تھی ان کو باہر بھیجنا. اب ان کو واپس لانے کی کارروائی الحمدللہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے نواز شریف خاندان کو پروفیشنل جھوٹا قرار دے دیا. کہتے ہیں نواز شریف نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا پھر جھوٹ بولا. کہا یہ تو سیاسی تقریر تھی. بیٹی کہتی تھی ہم خاندانی رئیس ہیں. بھائی نے گرفتاری کے وقت کہا ہم غریب کسان کے بیٹے تھے. یہ اب اپنی تقریروں سے لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف ایسا صرف خود کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. اپنے خاندان کو بچانے کے لیے, اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے, اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کے تمام اداروں پہ انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے, جو تنقید کی ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو اور اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں. جس اعتماد کے ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں, مطلب ہے کہ ان کو تو ان کا جواب ہی نہیں ہے. یہ پروفیشنل جھوٹے ہیں. یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ پارلیمنٹ کی فلور پہ ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو الیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے, اس نے نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کہا کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع. اب باہر جا کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو سیاسی تقریر تھی. تو جو عدالتوں نے آپ کو خطابات دیے تو اس کا مطلب آپ اس کے بلکہ مستحق نہیں تھے. آپ نے اس پہ ان باتوں پہ آپ نے مہر لگا دی ہے. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب پاکستانی عوام دے گی. حکومت پر شہباز شریف اور نون لیگ کا خوف طاری ہے. خوف سے ان کی زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی. شبلی فراز نے 3 بار منتخب وزیر اعظم کے خلاف بیان دیا. شبلی فراز اور سی سی پی او لاہور کے بیان میں کوئی فرق نہیں. سی سی پی او لاہور ہو اور شبلی فراز کا یہ بیان, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو عمران خان سے لے کر نیچے تک اس وقت پاکستان میں مسلط ہے. شبلی فراز کی سٹیٹمنٹ اور سی سی پی او لاہور کی سٹیٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں. اس بات کو کنفرم کرتی ہے, اس کے اوپر مہر لگاتی ہے کہ ان میں اور احمد فراز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ یہ فاشسٹ, گھٹیا, چھوٹی ذہنیت کی سوچ رکھتی ہے. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد. آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ. احتساب عدالت لاہور میں پیراگون ریفرنس پر سماعت آج ہوگی. سعد رفیق اور سلمان رفیق احتساب عدالت میں پیش ہوں گے. عدالت نے آج گواہان کو بیان قلم بند کروانے کے لیے طلب کیا ہے. پیراگون ریفرنس کے گواہ پٹواری نذیر عدالت میں بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. خواجہ برادران کے خلاف 130 گواہان کے بیان قلم بند ہوں گے. مزید تفصیلات جانیں گے نبیل نقوی سے. جی نبیل نقوی بتائیے گا. جی لاہور کی احتساب عدالت میں پیراگون اسکینڈل ریفرنس پر سماعت اب سے کچھ دیر بعد ہوگی. سابق صوبائی وزیر سلمان رفیق جو ہیں احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں, جبکہ عدالت نے آج گواہان کو بیان قلم بند کروانے کے لیے طلب کر رکھا ہے. جبکہ پیراگون ریفرنس کے گواہ پٹواری اور عدالت میں بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. پٹواری نذیر جو ہیں وہ بھی عدالت میں بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. جبکہ خواجہ برادران کے خلاف مجموعی طور پر اب تک جو ہے وہ 130 گواہان جو ہے بیان قلم بند کروا چکے ہیں. جبکہ سعد رفیع, سلمان رفیع سمیت دیگر ملزمان کے خلاف احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤس میں ریفرنس جو ہے وہ پہلے سے دائر کیا جا چکا ہے. جبکہ ریفرنس میں کروڑوں روپے کے کرپشن کا جو الزام ہے وہ خواجہ برادران پہ
سے عائد کیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہ سماعت شروع ہوگی، جبکہ سلمان رفیق جو ہے وہ احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں. جی بہت شکریہ نبیل، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی جائیداد اور اثاثوں کی ضبطگی کا حکم دے دیا. نیب نے عدالتی حکم پر نواز شریف کے اثاثوں کی رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کی تھی. رپورٹ کریں گے اسلم کھوکر. توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف اثاث سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ. احتساب عدالت کا نواز شریف کے توشہ حکم. احتساب عدالت نمبر 3 کے جج اسکر علی نے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی، جس میں نیب نے عدالت کے حکم پر نواز شریف کے اثاثوں سے متعلق اہم ریکارڈ اکٹھا کر کے پیش کیا. اس موقع پر عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پیش کردہ اثاثوں کی کرکی کا حکم دیا، جس میں پراپرٹیز، گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس شامل ہیں. جج احتساب عدالت نے جن اثاثوں کی کرکی کا حکم دیا ان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نام پر لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی زمین، ان کے زیر استعمال مرسیڈیز گاڑیاں، لینڈ کروزرز، 2 ٹریکٹرز، لاہور کے نجی بینک میں ملکی اور غیر ملکی اکاؤنٹ سمیت مری میں بنگلہ اور شیخو پورہ میں 102 کنال زرعی اراضی شامل ہے. محمد اسلم کھوکر، سچ نیوز، اسلام آباد. لاہور کے احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا. عدالت نے اشتہاری قرار دلوانے کے لیے نیب سے ابتدائی رپورٹ طلب کر لی. احتساب عدالت کے جج اسد علی نے نواز شریف سمیت دیگر کے خلاف پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت کی. دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی کیا رپورٹ آئی ہے، جس پر نیب افسر نے بتایا کہ نواز شریف کے وارنٹ لندن میں ان کی رہائش گاہ پر وصول کرا دیے ہیں. نواز شریف جان بوجھ کر ریفرنس کا سامنا نہیں کر رہے، جس پر عدالت نے واضح کیا کہ قانون کے مطابق نواز شریف کے خلاف اشتہاری کی کارروائی شروع کی جاتی ہے. عدالت نے نیب سے نواز شریف کو اشتہاری قرار دلوانے کی ابتدائی رپورٹ طلب کر لی. احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس پر مزید کارروائی 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی. نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کو نیب لاہور نے غیر ملکی اقامہ کیس میں ایک بار پھر دستاویزات سمیت طلب کر لیا. خواجہ آصف کو 8 اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. نیب لاہور کی جانب سے خواجہ آصف کو 2018 تک متحدہ عرب امارات کا اقامہ رکھنے پر طلب کیا ہے. خواجہ آصف اس دوران ایک الیکٹرک کمپنی کے کنسلٹنٹ رہے اور کمپنی سے تنخواہ وصول کرتے رہے. نیب نے دبئی کی نجی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو بھی 8 اکتوبر کو پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ متعلقہ نمائندے اپنے ساتھ خواجہ آصف کی نوکری کا تمام ریکارڈ لے کر پیش ہوں. اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پشاور میں آٹے کی قیمتوں کو ایک بار پھر پر لگ گئے. 20 کلو کے تھیلے پر 200 روپے جبکہ 50 کلو کے بورے پر 450 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. مزید جانیں گے واجد شہزاد سے. جی واجد بتائیے گا. ہاں جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی جو مہنگائی کا جن ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. میں اس وقت موجود ہوں پشاور کی ایک آٹا مارکیٹ میں، جہاں پر اگر ریٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو جو 20 کلو کا تھیلا تھا اس میں جو ہے دگنا اضافہ کر دیا گیا ہے. جو 20 کلو کا تھیلا 850 سے 1000 روپے میں فروخت کیا جا رہا تھا وہ 1200 سے 13 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو بڑی بوری ہے جس میں 80 کلو کی جو بوری ہے اس کی بھی قیمت کو دگنا جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے. اگر میرا کیمرہ مین بتاتا چلے تو میں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہوں. مارکیٹ میں جو ریٹ ہے، ریٹ کافی دکاندار جو ہیں وہ مختلف قسم کے ریٹ جو ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں. جو توڑا 1200 سے 1300 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو بڑی بوری ہے، جو دکاندار جو ننبئی حضرات جو بوریاں لے کر جاتے ہیں ان کی قیمت میں بھی دگنا اضافہ کر دیا گیا ہے. اگر مزید حوالے سے بتاتا چلوں تو ہماری دکانداروں سے یہاں پر بات ہوئی. دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ جو آٹا ہے پنجاب کی طرف سے ترسیل ہوتی ہے، آٹا جو ہے پنجاب کی طرف سے آتا ہے، جو کہ کچھ دنوں میں جو ہے آٹے کی ترسیل بند ہو گئی تھی. بند ہونے کی وجہ سے آٹا جو ہے ناپید ہو گیا تھا. پشاور میں جو آٹا تھا مل نہیں پا رہا تھا، لوگ جو ہے خرید نہیں پا رہے تھے. دکاندار لوگوں کو جو ہے ان کو آٹا یہاں پہ مہیا نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے جو ہے آٹا بھی بیچنے میں ان کو تاخیر ہو رہی تھی. اس کے علاوہ آٹا جو ہے پنجاب کی طرف سے ان کو مہنگا پڑ رہا ہے دکاندار حضرات کو، اس وجہ سے وہ مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں. لوگوں کے حوالے سے بتاتا چلوں تو لوگوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ جو آٹا ہے اس کو سستا کیا جائے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. شہزاد آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. گجرانوالہ شہر بارود کا ڈھیر بن گیا. جگہ جگہ لگے غیر قانونی منی پیٹرول پمپس اور سلنڈر ریفلنگ شاپس کی وجہ سے کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. رپورٹ کریں گے ساجد اوان.
गुजरांवाला में जगह जगह लगे मिनी पेट्रोल पंप्स और सिलेंडर फिलिंग की दुकानें बड़े पैमाने पर कीमती जानों के ज़िया का सबब बन सकती हैं। बगैर किसी हिफाजती इंतजामात के लगे ये मिनी पेट्रोल पंप्स किसी बम से कम नहीं। इन मिनी पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल स्टोर करने का तरीकाकार इंतहाई खतरनाक और तबाहकुन है। इन मिनी पेट्रोल पंप्स के साथ रहने वाले इलाका मकीन हर वक्त किसी बड़े हादसे के डर से ज़हनी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। शहरी इलाकों में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप कायम है जो कि किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इन मिनी पेट्रोल पंप को शहरों से बाहर मुंतकिल करे। मिनी पेट्रोल पंप शहर के अंदरूनी हिस्से में है जहाँ बिल्कुल आबादियाँ भी साथ है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको बाहर होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जगह जगह खुली सिलेंडर रीफिलिंग शॉप्स की, तो ना तो कोई हिफाजती आलात मौजूद हैं और ना ही सिलेंडर की चेकिंग का कोई इंतजाम। आए रोज होने वाले सिलेंडर धमाके और इससे होने वाले जानी नुकसान के बावजूद जिले इंतजामिया ना ही इन मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ एक्शन ले रही है और ना ही कोई सिलेंडर शॉप्स के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लग रहा है कि जिले इंतजामिया मजीद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। गुज़िश्ता दिनों गुजरांवाला नुमानिया रोड पर हुए सिलेंडर धमाके में कीमती जानों के ज़िया के बाद जिले इंतजामिया की खामोशी हैरानकुन है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मिनी पेट्रोल पंप्स और सिलेंडर रीफिलिंग शॉप जिले इंतजामिया के दायरा कार से बाहर हैं। कैमरामैन उमर डार के साथ साजिद आवान, सच न्यूज़, गुजरांवाला। उधर विहाड़ी शहर में तजावुजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने आला हुकाम से कब्जा माफिया के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मजीद बता रहे हैं हसनैन अली। जी हसनैन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहाड़ी के मेन बाजार, रेल बाजार में, जहाँ पर कब्जा माफिया ने नजायज़ तजावुज़ात करके अपने डेरे जमा रखे हैं। अगर बात की जाए तहसील म्यूनसिपल कमेटी की, तो तहसील म्यूनसिपल कमेटी जो है इस कब्जा माफिया के आगे घुटने टेक चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं शहरी मजीद से जानने के हवाले से, तो इस बारे में क्या कहेंगे। जी सर बताइएगा। इधर हम फैमिलीज के साथ आते हैं, इधर बाइक में इंटर होके बाजार में फिरना तो दूर की बात है, पैदल भी नहीं इंसान चल सकता। जगह जगह नजायज़ तजावुज़ात की हुई हैं। हमारी जिला इंतजामिया से यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अच्छा बिल्कुल, शहरी का कहना है कि जब हम अपनी फैमिलीज के साथ बाजार में आते हैं तो बाइक लेके जाना तो बड़ी दूर की बात है, हम पैदल भी नहीं चल सकते। हमारी हुकूमत वक्त और जिले इंतजामिया से गुजारिश है कि फिलफौर ये जो नजायज़ तजावुज़ात और कब्जा माफिया बैठे हुए हैं इनको यहाँ से उठाया जाए और बाजार जो है ओपन करवाया जाए। जी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी फीसों की वसूली के खिलाफ दरख्वास्तों की आज समाअत होगी। अदालत ने प्राइवेट स्कूल्स को फीसों की अदम अदायगी पर तालीम से न रोकने की हिदायत की थी। प्राइवेट स्कूल कोरोना में फीसों की अदम अदायगी पर बच्चों को निकाल रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा स्कूलों ने कोरोना में भी बच्चों से गैर कानूनी इजाफी फीसें वसूल की हैं। इजलाल हैदर जैदी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इजलाल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी लाहौर हाईकोर्ट में स्कूलों की जानिब से इजाफी फीसों की वसूली के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। अदालत ने प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को फीसों की अदम अदायगी पर तालीम से ना रोकने की हिदायत कर रखी है। कुछ जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने अदालत से रुजू किया था कि कोरोना के पेश नजर जो स्कूल के तलबा हैं उनको निकाला जा रहा है। प्राइवेट स्कूल कोरोना में फीसों की अदम अदायगी पर बच्चों को भी निकाल रहे हैं। स्कूलों ने कोरोना में भी बच्चों से गैर कानूनी इजाफी फीसें वसूल कर रखी हैं। अदालत ने 5% इजाफे की इजाजत दी, मगर स्कूल मालिकान मनमानी से वसूल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में अदम बर्दाश्त के इंतहा, मामूली तकरार पर गोलियां चल गईं। सोशल मीडिया की तकरार खत्म करने के लिए बुलाई जाने वाली पंचायत में गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को तशवीशनाक हालत में शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। रहीम यार खान में अदम बर्दाश्त की इंतहा, मामूली तकरार पर गोलियां चल गई। सोशल मीडिया की तकरार खत्म करने के लिए बुलाई जाने वाली पंचायत में गोलियां चल गई हैं। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मी अफराद को तशवीशनाक हालत में शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश जारी। सादिकाबाद में खंबे गिरने से मुतादिद फीडर्स की सप्लाई मअतल हो गई। सैटेलाइट टाउन में हेपको के 2 खंबे बिजली के मेन तारों पर गिर गए। खंबे गिरने से रात 11 बजे से मुतादिद इलाकों की बिजली बंद है। मजीद जानेंगे आसिफ अवान से। आसिफ, क्या सूरत है हाल है वहां पर इस वक्त? जी बिल्कुल, मैपको मुल्तान सब डिवीजन सादिकाबाद की नाअहली खुलकर सामने आने लगी है। 1980 से पहले कायम होने वाली सरकारी रहायशी स्कीम सैटेलाइट टाउन में वाकदा पोल खतरनाक हद तक लागर हो चुके हैं जो आए रोज गिर रहे हैं।
जिससे जानी व माली नुकसान का खदशा है। शहरियों का कहना है मुताबिक बार सब डिवीजन एसडीओ और एसडीएम को दरखास्तें दे चुके हैं, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, मगर वाकड़ा एहलकारों की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। लागर पोल सरकारी व निजी स्कूल के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जबकि मसाजिद और गली में आने जाने वाले बच्चे बूढ़े के लिए जान का खतरा नजर आते हैं। गली में निकलते ही खौफ तारी हो जाता है कि किसी भी वक्त खंबा उन पर आ गिरेगा। हाई वोल्टेज के ये खंबे किसी भी बड़े जानी नुकसान का पेशखमा साबित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ अमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हालिया में मजदूरों पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बासर अफराद ने मजदूरों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। बिगड़े हुए रईसजादों ने तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। हालिया में मजदूरों पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बासर अफराद ने मजदूरों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। बिगड़े हुए रईसजादों ने तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। मोजरबी केस का मरकजी मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। गिरफ्तार होने वाले वकारुल हसन को बेगुनाही पर रिहा कर दिया गया। गुज्जरपुरा ज्यादती केस में पुलिस ने मुलजिम वकारुल हसन को 17 रोज कबल हिरासत में लिया था, जिसने तफ्तीश के दौरान मुलजिम शफकत का ही नाम बताया और फिर निशानदही के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस का मौकिफ है कि वकारुल हसन को बेगुनाह साबित होने पर रिहा किया गया है। इस केस का मरकजी मुलजिम आबिद मलही ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका, तहाँ मुलजिम आबिद की अहलिया हिरासत में है। और बुरेवाला का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से बाहर हो गया। एसओपीज पर अमल करने को तौहीन समझने लगा। दर्जा हरारत चेक करने वाले गरीब सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जब गुस्सा ठंडा ना हुआ तो जख्मी सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस के हवाले कर दिया। वजीर आला ने नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर को तब्दील कर दिया। बुरेवाला में एसओपीज पर अमल कराने निकला असिस्टेंट कमिश्नर इंसानियत का सबक भी भूल गया। असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब ने सिक्योरिटी गार्ड को कोरोना के लिए दर्जा हरारत चेक करने पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब का गुस्सा फिर भी ठंडा न हुआ तो जख्मी हालत में सिक्योरिटी गार्ड को बदतमीजी करने का बहाना बनाकर पुलिस के हवाले करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। स्कूल की सीसीटीवी वीडियो ने असिस्टेंट कमिश्नर की अफीसर शाही का भांडा फोड़ दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए उनका तारुफ पूछा और दर्जा हरारत चेक करने का कहा, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने गरीब सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनवाया। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। मौजूदा हालात में हर एक को चेक करके स्कूल के अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं। साहब आए थे, उन्होंने रोकया, मैं रुकया नहीं, मैं टेंपरेचर चेक करना सीगा। उन्होंने धक्का मुक्की करके उन्होंने गार्ड मैनू अंदर चले गए। उन्होंने राउंड ला के आन के मुड़ के गेट ते आन के मेरे ने धक्के मुक्की की है। मेरी राइफल खोई है, राइफल खोल के इतने दे के उन्होंने मैंने डाले सिट लिया, डाले चले जाके कुटते मारते रहे है। सिक्योरिटी गार्ड ने वजीर आला पंजाब और चीफ कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वो इस मामले का नोटिस लें और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। तालिब इल्म को स्कूल से छुट्टी करना महंगा पड़ गया। छुट्टी करने पर उच्च शरीफ के नवाही इलाका हैदरपुर में स्कूल टीचर का तालिब इल्म पर डंडों से वहशियाना तशद्दुद, सर गंजा करके तालिब इल्म को कमरे में बंद कर दिया। रूहानी बाप जिल्लात बन गया। मौलम के नाम पर बदनुमा दाग। उस्ताद ने छुट्टी करने पर तालिब इल्म को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। उच्च शरीफ के नवाही इलाके हैदरपुर में स्कूल के उस्ताद का गुस्सा ठंडा न हुआ तो जख्मी तालिब इल्म का सर गंजा करके क्लासरूम में बंद कर दिया। पुलिस ने मजरूब के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके उस्ताद को गिरफ्तार कर दिया। तालिब इल्म शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और यंग डॉक्टर्स का एहतजाज रंग ले आया। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी, जबकि वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत सेहत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे सिजाद कासमी। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टरों की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों के ग्रेड 17 से 21 तक के तिबी अमले की तनख्वाहों के लिए ग्रांट मंजूर कर दी गई। वजारत सेहत की जानब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 से 18 तक 2018 की तनख्वाहों का 75% स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 19 से 21 तक 2018 की तनख्वाह का 50% स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस मिलेगा। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 से 18 तक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी 2018 की तनख्वाहों का 75% मिलेगा। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी के लिए कोशा है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खवातीन से मुतल्लिक चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस की 25वीं सालगिरह पर आला सतह के इजलास में खिताब किया। उन्होंने अपने वफ्द की जानिब से इजलास के इनेकाद का खैर मकदम करते हुए भरपूर खैराज तहसीन पेश किया। वजीर खारजा का कहना था, गुज़श्ता सदी में खवातीन के हकूक की तहरीक ने नुमाया कामयाबी हासिल की, लेकिन खवातीन के समाजी, माशी और सियासी मैदानों में किरदार अदा करने में रुकावटें हैं। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान में खवातीन के किरदार की अहमियत का इजहार करते हुए कहा कि हालिया बरसों में खवातीन वजीर आजम, गवर्नर स्टेट बैंक और स्पीकर कौमी असम्बली के आला मनसब पर फाइज रही हैं। उन्होंने बताया कि हमारी खवातीन लड़ाका तैयारे उड़ा रही हैं और हाल ही में एक खातून को फौज में 3 स्टार जनरल के ओहदे पर फाइज होने का एजाज हासिल हुआ है। We've had a female prime minister, governor of the state bank. Our women are flying fighter jets, and one of them has recently risen to the rank of a 3-star general in the military. वजीर खारजा ने मजीद कहा, खवातीन अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों में फराइज अंजाम दे रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मुतालबा किया कि तजर्बात से इस्तेफादा करके खवातीन को बाइख्तियार बनाने के सफर को आगे बढ़ाया जाए। अफगानिस्तान की आला कौमी मुसालहती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन के हवाले से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक सफ़े पर है। पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस जाने वाले डॉक्टर अब्दुल्ला ने अमरीकी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तानी क़यादत से कहा कि वो तालिबान पर अपना तमाम असर रसूख इस्तेमाल करें ताकि अमन मुल्क को मदद मिल सके। इस्लामाबाद ने हमारे मुल्क में जारी अमन मुज़ाकरात की हिमायत का पैगाम भेजा है जो हमारे मुफाद में है। उनका मजीद कहना था कि पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के दौरान अमन के लिए किए जाने वाले इक़दामात को अमली जामा पहनाने पर तबादला ख्याल किया जो दोनों मुल्कों के मुफाद में है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी क़यादत, फौज और दीगर इदारे एक सफ़े पर हैं। इस्लामाबाद के अफगान अमन में किरदार के बाद ये जरूरी था कि मैं वहां का दौरा करूं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत जारी, वादी को जेल में तब्दील हुए 13 माह 27 रोज बीत गए। जालिम फौज ने 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल मामूल बना लिया। सितंबर में भारतीय फौज ने 19 कश्मीरियों को शहीद किया। रवां साल जनवरी से सितंबर तक 211 कश्मीरियों को शहीद किया गया। काबिज फोर्सेज ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में वादी का मुहासरा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत जारी है। वादी को जेल में तब्दील हुए 13 माह 27 रोज बीत गए। जालिम फौज ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करना मामूल बना लिया है। रवां साल जनवरी से सितंबर तक 211 कश्मीरियों को शहीद किया गया। काबिज फोर्सेज ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में वादी का मुहासरा कर रखा है। और पंजाब हुकूमत का रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां लगाने का फैसला। हर माह के आगाज पर मुतल्लिका अफसरान को खुली कचहरियों में मौजूद रहने की हिदायत। मुतल्लिका अफसरान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अवामी मसाइल सुनेंगे। वजीर आला पंजाब का कहना है, रेवेन्यू से मुतल्लिका अमूर एक ही छत तले निपटाए जाएंगे। रेवेन्यू से मुतल्लिका शिकायत का जल्द अजाला हो सकेगा। अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम फरसुदा निजाम को यकसर बदलकर अवामी उमंगों के मुताबिक बनाएंगे। बदलते मौसम के साथ घरों को सजाने के लिए नर्सरियां भी आबाद हो गई। नर्सरियों में मौसम सरमा के मुख्तलिफ इकसाम के पौधों की खरीदारी बढ़ गई। मजीद बताएंगी सहरिश खान। जी सहरिश। जी बिल्कुल, मौसम बदल रहा है। बदलते मौसम के साथ लोगों का जो लोगों की पसंद और घरों को सजाने का जो तरीका है, उनका अंदाज वो भी बदल रहा है। बदलते मौसम के मुताबिक लोग घरों के अंदर जो सजावट है उसके लिए जो पौधे हैं, प्लांट्स, उनका भी इंतखाब करने में मसरूफ हैं। इस वक्त बदलते मौसम के साथ ही शहर के अंदर जो मुख्तलिफ नर्सरी हैं उनके ऊपर लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खरीदार ज़्यादा आने लगे हैं और लोग आने वाले मौसम के मुताबिक इस वक्त जो अपने पसंदीदा प्लांट्स हैं उनकी खरीदारी में मसरूफ हैं। हमको इस वक्त एक नर्सरी पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं आने वाला मौसम सर्दी का है, कौन से प्लांट्स इस वक्त ज़्यादा उनकी डिमांड हो रही है, लोग उनकी खरीदारी के लिए ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। जी आजकल जो है ज़्यादातर फलदार पौधे चल रहे हैं, फूलदार, जैसे मोतिया हो गया, गुलाब हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा आगे सीजनल फ्लावर आ रहे हैं जैसे पैंजी, पटूनिया, अल्ट्रेनम, उन चीज़ों का सीज़न होगा। बिल्कुल, और इसी हिसाब से जो अब खरीदारी है इन प्लांट्स की ज़्यादा हो गई। मुख्तलिफ किस्म की पनीरियाँ हैं जो कि लोग अपने घरों पर लगाना चाहते हैं। इसी तरह से जो मुख्तलिफ फ्रूट्स वाले जो प्लांट्स हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ पौधे हैं, खासतौर पे जो गुले दाऊदी है वो भी मौसम सरमा का बहुत ही खूबसूरत किस्म का मौसम खिज़ां का एक फूल है, तो उसकी भी खरीदारी के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि बदलता हुआ मौसम जो है यकीनन मिजाजों पर भी असरअंदाज होता है और घरों की जो सजावट है उसको भी यकीनन मुतासिर करता है और एक नया अंदाज देता है आपके घरों की सजावट को भी। जी
शुक्रिया सैरिश खान, आप हमें अपडेट कर रही थी। और कराची के साहिली इलाके मुबारक विलेज में वेल शार्क मछली नजर आ गई। मुकामी गोताखोरों ने वेल के साथ तैराकी की और साथ साथ खेलकूद किया और साथ में वीडियो भी बना डाली। रवां साल के दौरान वेल नजर आने का यह दूसरा वाकया है। कराची के साहिली इलाके मुबारक विलेज के करीब समंदर में मकामी गोताखोरों को दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हील शार्क नजर आई तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। मकामी गोताखोर प्यार अली बलोच, दिलजान बलोच और कलंदर बख्श शिकार के लिए समंदर में मौजूद थे कि इस दौरान उन्हें ये व्हील शार्क दिखाई दी, जिसके बाद गोताखोरों ने इसके साथ खूब तैराकी की। यही नहीं, खेल कूद के साथ साथ वीडियो भी बना डाली। गोताखोरों का कहना है कि वो समंदर में मछली के शिकार में मसरूफ थे कि उन्हें ये वेल मछली नजर आ गई और काफी देर तक इसके साथ खेलते रहे। वेल इंसान दोस्त मछली है जो इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। वेल शार्क के साथ डाइविंग की ये दूसरी वीडियो है। इससे कबल रवां साल जून के महीने में चरना आइलैंड के करीब वेल मछली नजर आई थी। वेल मछली एक नायाब नस्ल की समुद्री हयात है। अब इनकी नस्ल दुनिया में मादूम हो रही है। मकामी अफराद का कहना है कि मुल्क में आलमी कवानीन मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चरना आइलैंड और कैप माउंट में ये नायाब समुद्री हयात बड़ी तादाद में पाई जाती है, इसलिए इन इलाकों को मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार दिया जाए। दरियाए सिंध के किनारे लैंसडाउन पुल के करीब कायम तारीखी वर्सा 7 सहेलियों का मजार हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस तबाही का शिकार होने लगा। रिपोर्ट करेंगे हाजी रियाज। दरिया सिंध के किनारे लैंसडाउन पुल के करीब कायम ये है 7 सहेलियों का मजार, जिसे सिंधी जबान में सत्तिन जो आस्थान भी कहा जाता है। इस पहाड़ी के लिए एक मशहूर कहावत है कि 7 बीवियां जो कि आपस में सहेलियां भी थी, एक जालिम बादशाह से छुपने के लिए इस पहाड़ी पर पनाह ली और जब वो बादशाह इन 7 खवातीन को ढूंढते ढूंढते इस पहाड़ी पर पहुंचा तो पहाड़ी फट पड़ी और खवातीन इस पहाड़ी में दफन हो गईं। कहावत के मुताबिक अल्लाह ने खवातीन की इज्जत महफूज रखी और वो जमीन के अंदर चली गई। इस सारे वाक़े का कोई भी तारीख में सुराख नहीं मिलता। लैंसडाउन पुल के करीब कायम छोटी सी पहाड़ी पर बखर के गवर्नर रहने वाले अबुल हसन नमकीन और इनके खानदान के मज़ारात भी मौजूद हैं, जो कि मुगल फन तामीर का शाहकार हैं। पाकिस्तान से भी कई सौ साल पहले की वहाँ उन्होंने कब्रें बनाई हुई है। कब्रें तो खैर उनके नीचे हैं, जो ऊपर उन्होंने बनाए हैं तो आप ये देखें कि वो दिन ब दिन तबाह हो रहे हैं। मुझे इत्तेफाक है जाना हुआ सतंज आस्थान पे, तो वहाँ जो दीवारें हैं वो दीवारें गिर रही हैं, उनकी कोई रिपेयर नहीं है, ईंटें गिर रही हैं उसकी। तो ऐसी कीमती चीजें जो हैं उसका हमारे पास जो है ना, वो न तो कदर है न इज्जत है। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस कौमी व तारीखी वर्से को बचाने के लिए इक़दामात किए जाएं, सहूलियात फराहम करने के साथ साथ यहाँ गैर कानूनी कब्जे भी खत्म कराए जाएं। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज आज से हो रहा है। उर्स के लिए मकामी तातील का ऐलान किया है, ताहम उर्स की तकरीबात कोरोना की वजह से सरकारी सतह पर नहीं मनाई जाएंगी। ओ बिट जा भिटाई बिटते वसई नूर मुझ तो पुजायूं। ओ बिट जा भिटाई बिटते वसई नूर मुझ तो पुजायूं। बिटशाह में कोरोना के खतरात के पेश नजर अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के सालाना उर्स की तमाम तकरीबात को मंसूख कर दिया गया है। की जानिब से जिला भर के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले जायरीन को दरबार में जाने से रोका जा सके। इंतजामिया के मुताबिक उर्स के मौके पर मुकामी सतह पर तातील होगी, ताहम सरकारी सतह पर कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की जाएगी। मुकामी शहरियों को SOPs के तहत मजार में जाने की इजाजत होगी और अकीदतमंद SOPs के मुताबिक दरबार में हाजिरी देंगे। इसी तरह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आखिरी रोज शाह लतीफ अवार्ड तकसीम करेंगे। शहर के अफराद अपनी शनाख्ती कार्ड दिखाकर मजार शरीफ में दाखिल हो सकेंगे। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।